कक्षा 12 में हिंदी साहित्य विषय से अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। अंतरा भाग 2 मुख्य पुस्तक, इसका गद्य खंड हम देख रहे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर हम बात कर रहे थे, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे अति लघुत्रात्मक हो, चाहे लघुत्रात्मक, चाहे निबंधात्मक। ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। गद्य खंड में हम पार्ट 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख चुके थे, पार्ट 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख चुके थे, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 और बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। आज के इस वीडियो में हम तीसरे पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे अति लघुत्रात्मक हो, चाहे लघुत्रात्मक हो, चाहे निबंधात्मक हो। आप वीडियो अंत तक देखिए और प्रश्नों को तैयार कीजिए, आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प होगी। शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न ब्रजमोहन व्यास कच्चा चिट्ठा वाले पाठ के। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है कि कच्चा चिट्ठा पाठ के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ब्रजमोहन व्यास। तो आपको पता है कि जो ब्रजमोहन व्यास की जो आत्मकथा है मेरा कच्चा चिट्ठा, इस आत्मकथा का ये अंश है, तो ब्रजमोहन व्यास द्वारा ये पाठ लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कच्चा चिट्ठा गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है। ये कहानी है, लघु निबंध, संस्मरण, आत्मकथा का अंश। तो ये भी हमने ऊपर बात कर ली, आत्मकथा का अंश है। और ये आत्मकथा किसकी है? ब्रजमोहन व्यास की, ब्रजमोहन व्यास की। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न कि कच्चा चिट्ठा पाठ में किस संग्रहालय का उल्लेख है। कच्चा चिट्ठा पाठ में किस संग्रहालय का उल्लेख है? कानपुर, इलाहाबाद, उज्जैन, दिल्ली। कौन से संग्रहालय को जो उसमें पुरातात्विक चीज़ें संकलित की थी, वो इलाहाबाद संग्रहालय का उल्लेख है इसमें। इलाहाबाद संग्रहालय को बिल्कुल कम पैसों में और अधिक मेहनत करके किस प्रकार ब्रजमोहन व्यास ने उसको जो है पल्लवित किया, उसका वर्णन है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चौथा प्रश्न देखिए, ब्रजमोहन व्यास की आत्मकथा कौन सी है? जानकी हरण, मेरा कच्चा चिट्ठा, प्रतिपरिकथा, सुमिरनी के मन के। अभी हमने ऊपर बात की, मेरा कच्चा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास की आत्मकथा है और ये उसी का अंश है। पांचवा प्रश्न देखेंगे कि इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है क्या? पंडित नेहरू को मिले मानपत्र, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि 1 व 2 दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 1 व 2 दोनों ही इलाहाबाद संग्रहालय की जो है धरोहर मानी जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन ये उसकी धरोहर है। छठा प्रश्न देखिए, पसोवा स्थान का संबंध है जैन तीर्थ से, बौद्ध तीर्थ से, शैव तीर्थ से, नाथ तीर्थ से। तो ये जैन तीर्थ से संबंधित है, जहाँ एक गुफा बनी हुई है। सातवां प्रश्न, 1938 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल श्री के.एन. दीक्षित और लेखक के बीच तनातनी क्यों रही? भद्रमत के शिलालेख के कारण, बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति के कारण, चतुर्मुख शिव की मूर्ति के कारण, एक बंडेर जिस पर ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा था उसके कारण। किसके कारण उनके समस्या हुई थी? तो आपको पता है कि भद्रमत का जो शिलालेख है कहाँ मिला था? ये कौशाम्बी के पास एक हजियापुर गांव है। इस हजियापुर गांव से जब ये भद्रमत का शिलालेख मिला था, तो जो पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल श्री के.एन. दीक्षित और खुदाई का काम देख रहे थे मजूमदार गुलजार मियाँ, जो है नाम क्या है उनका, गुलजार मियाँ, इन्होंने देने से मना कर दिया था। ध्यान होना चाहिए। 8वां प्रश्न देखिए, मैं कहीं जाता हूं तो छुच्छे हाथ नहीं लौटता। पंक्ति में मैं शब्द किसके लिए आया है? ब्रजमोहन व्यास के लिए, गुलजार मियाँ के लिए, श्री के.एन. दीक्षित के लिए, श्री मजूमदार के लिए। तो ये आया है ब्रजमोहन व्यास के लिए। खाली हाथ नहीं लौटते हैं, अर्थात कोई ना कोई पुरातात्विक वस्तु को लेकर के ही आते हैं। 9वां प्रश्न देखिए,
कि पसोवा से कौशाम्बी लौटते समय लेखक क्या लाया। जब पसोवा गए थे अलग रास्ते से, लौटे अलग रास्ते से, तो रास्ते में उनको क्या मिला था? बद्रमत का शिलालेख, चतुर्मुख शिव की मूर्ति, बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति और बुद्ध की पाषाण मूर्ति। तो आपको पता है कि एक पेड़ के नीचे चतुर्मुख शिव की मूर्ति पड़ी दिखाई दी। इस चतुर्मुख शिव की मूर्ति को वो अपने साथ लेकर के आ गए। 10वां प्रश्न देखिए, उसी वर्ष या संभवतः उसके दूसरे वर्ष लेखक जब पुनः कौशाम्बी गया तब वहाँ से क्या लाया? तो ध्यान दीजिए, चतुर्मुख शिव की मूर्ति लाया, बद्रमत का शिलालेख लाया, बुद्ध की पाषाण मूर्ति, बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति। तो एक खेत में एक बुढ़िया के वहाँ से एक बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति निकली थी, उसको ये लेकर के आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें कि जब दूसरी बार वो कौशाम्बी गए, पहली बार वो कौशाम्बी पसोवा से कौशाम्बी जब आ रहे थे तो वो लेकर के आए थे चतुर्मुख शिव की मूर्ति, फिर ये लेके आए बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति। ठीक है, फिर देखिए 11वां प्रश्न कि फ्रांसीसी 2 रुपए की बोधिसत्व की मूर्ति का कितना रुपया दे रहा था? 5,000, 2,000, 10,000, 12,000। तो कौन कितने रुपए दे रहा था? वो उस 2 रुपए की मूर्ति के 10,000 रुपये दे रहा था। कितने दे रहा था? 10,000 रुपये। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ऑप्शन नंबर हम करेंगे तीसरा। 12वां प्रश्न देखिए, गुलजार को बद्रमत के शिलालेख के कितने रुपए मिले? जो गुलजार मियाँ थे हजियापुर गांव के, कहाँ के थे ये? हजियापुर गांव के, और इनको मिले थे 25 मिले, 30, 50, 100, तो 25 रुपये इनको देने पड़े थे। किन्होंने लिया था बद्रमत का ये शिलालेख? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग था उसकी श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई कर रहा था, तो उनको ये 25 रुपये में बेचा गया। और उस वक्त के डायरेक्टर जनरल थे श्री के.एन. दीक्षित। 13वां प्रश्न, लेखक को तालपत्र पर लिखी पुस्तकें प्राप्त हुई कहाँ से? मैसूर से, मद्रास से, रामेश्वरम से, बेंगलुरु से। तो ये जो तालपत्र की पुस्तकें आपको पता है कि रामेश्वरम से प्राप्त हुई थी, जो एक पंडा था वो लेकर के आया था। 14वां प्रश्न देखिए, इस शेर के मार लेने से मेरा दिल दूना हो गया और नए सिरे से फिर मुंह में खून लग गया। पंक्ति में रेखांकित शब्द जो शेर आया है वो किसके लिए आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वास्तव में किस प्रकार एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक वस्तु इन्होंने जो है इकट्ठा की थी, उसके लिए ये शब्द आया। तो आप देखिए, जंगली जानवर के लिए आया, बद्रमत के शिलालेख के लिए आया, बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति के लिए आया, ताल पत्रों पर लिखी पुस्तकों के लिए आया। किसके लिए आया? तो आप जब किताब को अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी तो आपके बिल्कुल ये उत्तर आया होगा, बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न देखिए, मैंने पुत्र को जन्म दिया। पंक्ति में पुत्र शब्द किसके लिए आया? लेखक के पुत्र के लिए, पंडित नेहरू के पुत्र के लिए, इलाहाबाद संग्रहालय के लिए, डॉक्टर सतीश चंद्र काला के लिए। इलाहाबाद संग्रहालय के लिए आया था। बाद में सतीश चंद्र काला को तो इस इलाहाबाद संग्रहालय का पूरा कार्यभार सौंप दिया था। तो इस प्रकार ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है वस्तुनिष्ठ मैंने निकालने की कोशिश की है। निश्चित रूप से ये आपको पसंद आएंगे। फिर हम बात करें अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर। कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न भी हैं, हो सकता है उधर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आ चुके हों, लेकिन फिर भी ध्यान होना चाहिए। कच्चा चिट्ठा पाठ के लेखक कौन है? ब्रजमोहन व्यास। कौन है? ब्रजमोहन व्यास। कच्चा चिट्ठा गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है? ये आत्मकथांश है। मेरा कच्चा चिट्ठा जो ब्रजमोहन व्यास की आत्मकथा, ये उसका अंश है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कच्चा चिट्ठा पाठ में किस संग्रहालय का उल्लेख है? इलाहाबाद जो संग्रहालय है
उसका उल्लेख है कि ब्रजमोहन व्यास ने उस इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना किस प्रकार की। कच्चा चिट्ठा पाठ में लेखक के किस विशिष्ट कौशल का उल्लेख हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पाठ का सार भी है कि जो बगैर विशेष व्यय के, बगैर विशेष व्यय यानी खर्च के, बगैर विशेष व्यय के इलाहाबाद संग्रहालय के लिए, इलाहाबाद संग्रहालय के लिए पुरातात्विक धरोहर सामग्री का संकलन करना, पुरातात्विक सामग्री का संकलन, ये उन्होंने बहुत ही विशिष्ट कौशल रहा उनका कि पैसा कम खर्च किया और सामग्री बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर ली। उसके बाद देखिए ब्रजमोहन व्यास की आत्मकथा का नाम क्या है, मेरा कच्चा चिट्ठा, मेरा कच्चा चिट्ठा। फिर देखिए इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर क्या मानी जाती है, तो आप इसमें दो धरोहर बताई गई है। एक तो बताइए इसमें जो पंडित नेहरू को मानपत्र मिले, पंडित नेहरू को मिले मानपत्र, पंडित नेहरू को मिले मानपत्र। और दूसरी जो मुख्य इसकी जो धरोहर है वो है चंद्रशेखर आज़ाद की, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल, ये दो इसकी धरोहर है। फिर आगे देखिए पसोवा स्थान किससे संबंधित है, ये एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है उससे संबंधित है, ठीक है। फिर आगे देखिए लेखक चतुर्मुख शिव की मूर्ति कहाँ से लाया था। जो चतुर्मुख शिव की मूर्ति है, जब पहली बार वो कौशाम्बी गया था और पसोवा से जब वो कौशाम्बी लौट रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे ये चतुर्मुख शिव की मूर्ति थी जो लेके आए थे। हालांकि बाद में गांव वालों ने भूख हड़ताल कर दी, पानी वानी नहीं पिया, फिर बाद में वो मूर्ति वापस ले गई क्योंकि वो उनके आराध्य थे। लेखक बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति कहाँ से लाया, तो जब दूसरी बार लेखक कहाँ गया था, कौशाम्बी। दूसरी बार लेखक जब कौशाम्बी गया था तो वहाँ से एक खेत की जो मेड़ है, उस खेत की मेड़ पर ये बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति थी जिसका सिर नहीं था। क्या नहीं था, सिर इसमें नहीं था, बाकी पूरी की पूरी अच्छी मूर्ति थी ये और बहुत वजन वाली भी थी। 5-6 आदमियों ने उठा करके इसको रखा था, तो वहाँ से लेकर के आया। बद्रमत का शिलालेख किस गांव में मिला था, तो कौशाम्बी के पास एक गांव था अजियापुर, और अजियापुर के रहने वाले थे गुलजार मियाँ जो ब्रजमोहन व्यास के खास थे। ये इसके भाई को क्योंकि उन्होंने जो नगर पालिका में नौकरी दिलवा दी थी, चपरासी बनवा दिया था, तो ये इनके ऋणी थे। तो अजियापुर गांव करेंगे इसका। ये आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न थे। इसी तरह लघुतरात्मक प्रश्न देखें, बद्रमत के शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसी हुई। अब इसमें आपको पूरा घटनाक्रम लिखना है कि उस वक्त जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे वो के.एन. दीक्षित थे, और उन के.एन. दीक्षित और जो अजियापुर का जो व्यक्ति था गुलजार मियाँ, इस गुलजार मियाँ के और के.एन. दीक्षित के डायरेक्टर जनरल था ये तो, लेकिन खुदाई कर रहा था मजूमदार। अब ये मजूमदार को ये बद्रमत का शिलालेख मिला गुलजार मियाँ के अजियापुर गांव में, लेकिन गुलजार मियाँ ने देने से मना कर दिया। तो बाद में बहुत मामला गड़बड़ हुआ था, फिर आपको पता है कि 25 रुपये में बात जमी। और बद्रमत के शिलालेख तो अब चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग में चला गया था, तो यहाँ पर एक जो कुएं के पास एक ब्राह्मी लिपि में बंडेर लगी हुई थी,
एक जो बंडेर थी ब्राह्मी लिपि में वो मिली, तो उससे उसकी पूर्ति हो गई जयपुर गांव में। व्यास जी ने इलाहाबाद संग्रहालय में किस किस का संग्रह किया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये आना चाहिए कि 2000 पाषाण मूर्तियाँ हैं, 5-6000 मिट्टी की मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ, कनिष्क के राज्यकाल की एक बुद्ध मूर्ति है, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं हैं, सैकड़ों रंगीन चित्र हैं। इसके अलावा 14000 हस्तलिखित ग्रंथ हैं जो हिंदी के हैं और संस्कृत के हैं, अरबी फारसी के हैं। पंडित नेहरू का मानपत्र है, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल है, बहुत सारे ये जो आपके दक्षिण से लेके आया था ना वो तालपत्र, बहुत सारे तालपत्र हैं, तो ये सब उस इलाहाबाद संग्रहालय में है जो इन्होंने इकट्ठा किए थे। उसके बाद देखिए लेखक ने रामेश्वरम से तालपत्र पर लिखी पुस्तकें कैसे प्राप्त की। आपको पता है कि जो ठाकुर साहब थे उनको राजा साहब बना दिया और उन्होंने कहा कि इनका कोई ख़ानदानी पंडित नहीं है, तो एक ख़ानदानी पंडित वही बनेगा जो तालपत्र ला के देगा। तो एक छोटा सा लड़का था पंडित, वो गया और तालपत्र का गट्ठर लेकर के आया और बदले में उसकी बही में उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो बिल्कुल ये एक तीव्र बुद्धि की तरह ये काम किया उन्होंने। इलाहाबाद संग्रहालय की धन की व्यवस्था कैसे हुई, तो आपको पता है कि नगर पालिका में 2 अलग अलग इसमें जो लिया जाता था पैसा, उसमें एक तो मुकदमे का हर्जाना एक तो वहाँ था और एक था उसमें भवन निर्माण के लिए जो नियमित शुल्क लेती थी। तो दोनों 2 मदों में से उनके जो है ये पैसे की व्यवस्था की गई। यह संग्रहालय 4 मानवों के सहाय और सहानुभूति से बना सका है। लेखक के अनुसार वे 4 व्यक्ति कौन है, तो उन चारों के आपको नाम याद होने चाहिए। तो राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, एक तो है राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, फिर दूसरा है ही जाइने श्री महेंद्र सिंह जू देव नागोद नरेश, और तीसरा है उनका दीवान था लाल भार्गवेंद्र सिंह, और चौथा व्यक्ति है जो उनका स्वामी भक्त अर्दली था जगदेव। इन 4 आदमियों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान किया है। लेखक दक्षिण से क्या लेकर के आए, जब वो मद्रास गए थे तो वहाँ से क्या क्या लाए थे, तालपत्र लाए थे और बहुत सारी चित्र वगैरह ये लेके आए थे। तो इनके बारे में आपको लिखना है कि सिक्के वगैरह ये ना जाने के ही भेष में नारायण मिल जाए कथन किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो आपको पता है कि जब एक खेत की मेड़ पर जो 8 फीट ऊंची एक बोधिसत्व की मूर्ति थी, उसके संबंध में ये कहा है। तो इसके बारे में आप लिखें पूरी जानकारी। मैं कहीं जाता हूँ तो छुच्छे हाथ नहीं लौटता से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि कुछ न कुछ वो पूरा तत्व की सामग्री इलाहाबाद संग्रहालय के लिए लेकर ही लौटते हैं, खाली हाथ नहीं लौटते हैं। इसके बाद कुछ निबंधात्मक प्रश्न है। पसोवा स्थान का वर्णन करना, जैन तीर्थ है, गुफा है, सांप की एक कथा है, ये सब लिखना आपको। यदि चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने कोई चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। ये कथन किस संदर्भ में आया? ये कथन आपके जो चतुर्मुख शिव की मूर्ति जब वो वापस लौट रहे थे, कहाँ से? पसोवा से कौशाम्बी, तब ये चतुर्मुख शिव की मूर्ति को देख करके ये बात उन्होंने कही है। तो इसके बारे में पूरा, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न आप डिटेल से लिखेंगे। अपना सोना खोटा तो पर खवैया का कौन दोष, ये किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो जो चतुर्मुख शिव की मूर्ति वो लेके आ गए थे, बाद में जो गांव वाले थे वो गांव वाले ढूंढते ढूंढते उनके वहाँ चले गए थे। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर सामग्री गायब होती थी तो सबसे पहला जो शक है वो ब्रजमोहन व्यास पर ही जाता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब अपना ही सोना खोटा है, अपना सिक्का खोटा है, तो दूसरों को दोष देने का क्या औचित्य है।
दूसरे की मुद्रा की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करती है। कैसे? पाठ के आधार पर समझाइए। तो जो यहाँ बोधिसत्व की मूर्ति मिली थी, कौन सी मूर्ति? बोधिसत्व की मूर्ति जो 8 फीट लंबी थी, ये उस खेत की मेड़ पर थी जो बुढ़िया देना नहीं चाह रही थी। तब सिक्कों को उन्होंने खनखनाया और बुढ़िया को 2 रुपये दिए। कितने? 2 रुपये दे करके ये बोधिसत्व की मूर्ति ले ली। भद्रमत के शिलालेख को लेकर के क्या घटनाक्रम हुआ लिखिए। पूरा लिख देना है। के एन दीक्षित डायरेक्टर ऑफ जनरल मजूमदार की देखरेख में खुदाई करना, अजियापुर गांव जो कौशाम्बी के पास है वहाँ पर भद्रमत का शिलालेख मिलना, फिर अजियापुर गांव का जो व्यक्ति है गुलजार मियाँ जो जमींदार था उसने मना किया, फिर समझौता अवार्ड शासकीय पत्र लिखा गया, 25 रुपये में बात बनी। ये सारा घटनाक्रम आप लिखेंगे। लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी मिले या नहीं मिले, परंतु यदि लक्ष्मी किसी के पास जाना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? तो यहाँ जो इलाहाबाद संग्रहालय के लिए पैसा भी इकट्ठा हो गया, अब उसका शिलान्यास करना था। क्या करना था? शिलान्यास करना था। और वो शिलान्यास के लिए पंडित नेहरू को बुलाना चाहते थे, ब्रजमोहन व्यास। और जब पंडित नेहरू के सामने ही बात रखी तो पंडित नेहरू ने कार्यक्रम फिक्स कर दिया। इसलिए यहाँ कहा कि जब पंडित नेहरू अब शिलान्यास करने के लिए तैयार हो गए तो कौन उनको रोक सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।